हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के 40 सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब कि 40 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये जो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक, जितना मैं बताने वाला हूँ इसी में से आपको पेपर में मिलेंगे। ठीक, अगर बाहर से आ गया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस है। जितना मैं बताऊंगा इसी में से पूरा पेपर फंसने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना है। ठीक है, बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो चलिए इन 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को धुआं कर देते हैं एक साथ मिलकर, और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, यानी 40 में से आपको कितने आते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों, आपको पहले आसान सवाल मिलेंगे और उसके बाद में आपको कठिन से कठिन सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो आपके ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, न्यूटन बटे मीटर, कूलाम बटे न्यूटन या न्यूटन बटे कूलाम, और ऑप्शन डी जूल बटे न्यूटन। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है पहले वो समझिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी एफ होता है बल का मात्रक न्यूटन और क्यू होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होती है। ठीक है, एफ है बल का मात्रक न्यूटन और क्यू होता है आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? सब लोग कमेंट में बताइए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। ठीक, उसके बाद में अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युतशीलता का मात्रक यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन बटे कूलाम, और नंबर डी पर है न्यूटन वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता क्या होती है? तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, ये होती है वैद्युतशीलता। ठीक, इसका सूत्र होता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखते हैं Q1 Q2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से वहां पर एप्सिलॉन नॉट इधर प्रतिस्थापित किया जाता है तो नीचे आ जाता है एफ। ठीक है, क्योंकि एफ बराबर में होता है और बटे में आर स्क्वायर। ठीक, ये होता है 1/4 पाई, तो आप हटा दीजिए, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसलिए यहाँ से देखेंगे Q1 Q2 मतलब आवेश और आवेश का मात्रक कूलाम, 2 आवेश हैं इसलिए कूलाम स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एफ मतलब बल का मात्रक न्यूटन, और आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या का मात्रक मीटर। तो यहाँ से हो जाता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे समझ में आया? देखिए 2 कूलाम है, ठीक है, मतलब आवेश 2 हैं तो कूलाम स्क्वायर हो गया। फिर एफ का मात्रक न्यूटन और आर का मात्रक मीटर, आर त्रिज्या है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, तो वही हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर यस समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र ई में
पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। यानी कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में, वैद्युत क्षेत्र ई होता है सबको पता है, वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले, आघूर्ण पी होता है, पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण कौन सा होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो वैद्युत क्षेत्र में लगाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीई होता है। कौन सा होगा? वैद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या बल आघूर्ण पीई होता है। क्या होता है? पी और क्रॉस ई होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे पी डॉट ई लगा है ये नहीं होगा, पी डॉट डी लिखा है ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्रॉस ई, ठीक है। ये मत समझना यहाँ पर सिर्फ गुणा लगा है, इसका महत्व होता है क्रॉस का, ठीक है। तो पी क्रॉस ई जो है वो बलागुण होता है, किसमें? वैद्युत क्षेत्र ई में, ठीक है। इतना क्लियर है क्या? सभी को समझ में आ रहा है? सब लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महामैराथन वीडियो का अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है, मतलब प्रेरित धारा की दिशा का पता किस नियम से चलेगा, ठीक है। इसमें दिया गया है कि बायो-सेवर्ट नियम से, एम्पियर के नियम से, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रेरित धारा की दिशा का पता कौन से नियम से चलेगा, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट के नियम से धारा की दिशा चलेगी? नहीं चलेगी। एम्पियर के नियम से चलेगी? ये भी नहीं चलेगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से? ये भी नहीं। तो आपका बच्चा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेंज के नियम से जो है प्रेरित धारा की दिशा का पता चलता है। किसके नियम से? लेंज के नियम से। ये बात याद रखना, ठीक है। लेंज का नियम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, ठीक है। लेंज का नियम क्या होता है? चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है। कमेंट में बताना जिसको आता है कि हाँ हमको आता है, ठीक है। तो लेंज का नियम क्या होता है? जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम होता है वही लेंज का नियम होता है, ठीक है। इतना याद रखना। अब हमको इतना टाइम नहीं है कि बार बार करवाएं, इसको एक बार हम करवा चुके हैं, आप लोग लिखे होंगे तो देख लेना उसको आराम से, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, लेंज का नियम। और प्रेरित धारा की दिशा किससे पता चलेगी? तो लेंज के नियम से पता चलेगी, ठीक है। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और बहुविकल्पी तो मिलता ही है, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दिया जाता है कि एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है। औसत शक्ति क्षय का जो फार्मूला होता है उसी पर आपको औसत शक्ति क्षय वाले न्यूमेरिकल लगाने होते हैं, ठीक है। तो एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय जो होगी वो हाफ LI होगी, यानी कि 1/2 LI स्क्वायर होती है। क्या होगी? 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय का जो सूत्र होगा वो होगा 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा, ठीक है। हम आपको पूरी तैयारी हर सब्जेक्ट की करवा रहे हैं, जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता ही होगा कि हम सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। अब आपको हम पूरे टॉपिक फिजिक्स में भी बता देंगे, बस उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? ऑप्शन है अमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध उच्चतम होगा वो वोल्ट मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि किसका प्रतिरोध उच्चतम होगा तो आप बताएंगे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है, ठीक है। तो धारावाही चालक के चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं केवल वैद्युत क्षेत्र,
केवल चुंबकीय क्षेत्र, या फिर वैद्युत तथा चुंबकीय दोनों, या फिर ना तो वैद्युत और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर धारावाही चालक के चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो धारावाही चालक के चारों ओर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, वैद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम स्क्वायर, या फिर न्यूटन वोल्ट बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, क्लियर है। क्या यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? जिसको भी जहाँ पर भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको जरूर सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे वोल्ट मीटर होता है। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारा घनत्व J तथा अपवहन वेग Vd में संबंध है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए धारा घनत्व J क्या होता है और अपवहन वेग Vd क्या होता है, तभी आप संबंध निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से बहुविकल्पी बताया जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा J बराबर NeVd। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व और अपवहन वेग Vd में जो संबंध होता है वो J बराबर NeVd होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, तब आपको ये स्थापित करना होगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी है तो आप याद रखिए J बराबर NeVd ये संबंध होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत धारिता का मात्रक कौन सा है? आपके ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, फैराड या फिर नॉन। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो बल लगता है वो 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है, सभी को पता है। जब हम वैद्युत द्विध्रुव का जो निकालते हैं प्रूफ तो उसमें आपका आता है F बराबर यानी F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो F अनुक्रमानुपाती 1/r² पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आपको अभी के अभी घोल कर पी जाना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी बार पूछा गया है, तो चलिए समझते हैं लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ऊर्जा संरक्षण नियम, धारा संरक्षण नियम, वेग संरक्षण नियम या फिर वोल्टता संरक्षण नियम। तो यहाँ पर लेंज का जो नियम होता है उसको ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण नियम ये होता है लेंज का नियम। ठीक है, अगर पूछा जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे लेंज के नियम से। ठीक है, या फिर कहेगा लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे ऊर्जा संरक्षण नियम के नाम से। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं ये आपको बताना है। जैसे कि स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, गतिमान आवेश द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो हमेशा त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं तो आप बताएंगे त्वरित आवेश के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है या नहीं? आप लोग कमेंट बताते रहिएगा। ठीक है, अभी यहाँ से वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, लास्ट तक बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, बस टाइम ज़्यादा थोड़ा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद होने चाहिए आपको। यहाँ पर दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है यानी किस रंग के लिए है? जैसे आपके ऑप्शन है नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, या फिर लाल प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो हमेशा लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। इतना समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए, किस प्रकाश के लिए अधिक होती है, तो आप बताएंगे लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। क्लियर हो गया? उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है। तो नेत्र लेंस की किस प्रकार की प्रकृति होती है? अभिसारी, अपसारी, या फिर अभिसारी व अपसारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो हमेशा अभिसारी प्रकृति होती है। ठीक है, अभिसारी का मतलब होता है जो दूर फैली हुई वस्तुओं को एकत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिसारी प्रकृति आप लगाएंगे। अगर पूछा जाएगा नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है तो आप बताएंगे अभिसारी होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर NH/2π होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है तो आप बताएंगे NH/2π। ठीक है, N क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ कोणीय यानी संवेग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ संख्या। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो लास्ट में कह रहा है कि तरंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अवरक्त किरणें, गामा किरणें और एक्स किरणें ये आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और अल्फा किरणें जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो इसमें पूछा था तरंग नहीं है, तो आप बताएंगे अल्फा किरणें जो हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। ठीक है, तो चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, या फिर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है तो आप इसमें बताएंगे हमेशा अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है तो आप बताएंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य नहीं होती है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, अनुप्रस्थ ही होगा इसमें राइट आंसर, पहला वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है प्रेरकत्व का मात्रक है, तो यहाँ पर प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो ओम सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेरकत्व का मात्रक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ओम सेकंड होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, तो एल बटे आर का मात्रक होगा। बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मात्रक किस प्रकार से आएगा वो आपको घुमा कर देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है बहुत आसान, लेकिन आपको समझने की देरी है। जैसे कह रहे हैं कि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं, तो एल बटे आर का मात्रक होगा। तो एल बटे आर का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझते रहना इसमें। जैसे कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रकीर्णन के कारण हमेशा आकाश कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। ठीक है, तो प्रिज्म से जब गुजरेगा तो किस रंग का विचलन जो है अधिकतम होगा, तो बैंगनी रंग का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग का प्रकाश यानी विचलन जो है अधिकतम होगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति अब कैसी होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन दिया गया है, देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति की एक हिस्से से ज़्यादा हो, या फिर देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या फिर देहली आवृत्ति से अधिक हो। तो यहाँ पर मैंने आपको जब करवाया था आपतित प्रकाश की आवृत्ति वाला चैप्टर, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब देहली आवृत्ति से अधिक हो। ठीक है, आवृत्ति जो होगी वो देहली आवृत्ति से अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, तो कण का संवेग जब दोगुना किया जाएगा तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया है। ठीक है, इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको निपटारा जरूर करेंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है।